गांव जंक्शन के उन वीडियोस को उनको देखें। आप कभी कभी देखिएगा किसी सीजन में टमाटर को खेत में ही छोड़ देते हैं या सड़कों पर फेंक देते हैं। कभी कभी वही टमाटर देखिएगा कि 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो भी बिकता है। आज की डेट में मुझको लगता है किसी ने अपना अवसर ढूंढना बहुत ही अच्छा, और इसमें बहुत सारी संभावनाएं। इजराइल की जो भी तकनीकें देखिएगा उनकी पूरी कृषि तकनीक आधारित कृषि है, और आज हमारी जो है थोड़ी जलवायु आधारित कृषि। किसान का लिटरेसी लेवल हमको उस पर भी ध्यान देना होगा। बदलते दौर में कृषि क्षेत्र में भी कई सारे बदलाव हुए हैं। खेती हाईटेक हो रही है, करियर के बहुत सारे स्कोप्स बढ़े हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। तो ये सब जानने के लिए इस वक्त मैं आई हूँ IARI में, जहाँ पर हमारे साथ इस वक्त यानी कि गांव जंक्शन के साथ इस वक्त जुड़े हैं IARI के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के हेड डॉक्टर सत्यप्रिय जी। सर, सबसे पहले तो आपका गांव जंक्शन पर स्वागत है। धन्यवाद मैम, और आपका और आपके गांव जंक्शन के सब श्रोतागण, दर्शकगण, इनका भी IARI की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। सर, जैसे कि मैंने शुरुआत की कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कई सारे बदलाव आ रहे हैं। अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें, हाईटेक हो रही है चीज़ें, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रही हैं, डिजिटलाइजेशन भी बढ़ा है। तो मैं सबसे पहले तो, क्योंकि आप एक्सटेंशन के हेड हैं, तो ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है क्या, इसका रोल क्या है और मिशन क्या है, उसी से शुरुआत करूँगी। धन्यवाद मैम। आज के इस बदलते हुए कृषि के परिवेश में आपने जो प्रश्न उठाया बहुत ही तर्कसंगत है, और लोगों को इसको बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपका जो प्रश्न है कि एक्सटेंशन क्या है, तो इसका उत्तर मैं बहुत ही सरल तरीके से देना चाहूँगा, जिससे जो कृषि से ना भी जुड़ा है वो भी समझें और जो कृषि से जुड़े हुए हैं वो भी समझें। अगर कृषि को आप एक चक्र की तरह देखिए, तो उस चक्र में पहिए में देखिएगा तो कई तीलियाँ होती हैं। तो तीली में जैसे इसमें कृषि में कई विभाग है, एंटोमोलॉजी, नीमेटोलॉजी, पैथोलॉजी, ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सब कृषि की तीलियां हैं, पहिए की जो तीलियां हैं। लेकिन इस तीलिया में जो भी हम लोगों की तकनीक जो हम लोग बना रहे हैं, तो ये पहिया घूमेगा कैसे। तो उस पहिए में देखिएगा एक एक्सल होता है। उस एक्सल को अगर हम एक्सटेंशन बोलेंगे तो बहुत ही तर्कसंगत और उचित शब्द होगा हमारे ख्याल से एक्सटेंशन को, कि जो एक्सटेंशन इस कृषि चक्र को लैब से लेके जो हमारे यहाँ जो भी तकनीकियाँ जो हमारे संस्थानों में और अन्य विज्ञान के संस्थानों में हो रही हैं, वो हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे कैसे, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कि नई नई जो मेथोलॉजीज़ हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए इफेक्टिव हो सके, उस पर हमारा ये पूरा विभाग काम कर रहा है। अब एक्सटेंशन में कई चीज़ें आती हैं। एक हुआ जैसे फ्रंट लाइन एक्सटेंशन, तो फ्रंट लाइन एक्सटेंशन में हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर डिवीजन ICR का है, वो है KVK हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ICR के इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर कुछ हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन वो का कुछ जो काम है वो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तक जो मैंने आपको बताया। हमारे जो डिवीजन है एक्सटेंशन में 3 तरह के काम कर रहा है। जैसे कि एक तो हो गया रिसर्च, शोध, कि एक्सटेंशन में नए नए कैसे शोध हो सकते हैं जो हमारे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को बहुत इफेक्टिव बना सके। दूसरा है हम लोग का एजुकेशन, तो हमारे यहाँ PG, PhD और अभी हम लोगों ने नए 2 साल से UG भी खोला है, तो UG की पढ़ाई हो रही है। और तीसरा है कि जो हमारे बाकी लोग इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं उनको कैसे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, उनका कैसे उनकी क्षमता का निर्माण किया जाए, विकास किया जाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कैफ सेंटर भी है, उसको हम लोग यहाँ पे ये दे रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आपने समझाया एक्सटेंशन के बारे में। जैसे आपने कहा कि इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लाइक आप PG है, लेकिन सवाल ये है कि अभी भी अगर मैं रिमोट एरियाज़ में जाऊं तो वहाँ पर जैसे गांव जंक्शन की टीम भी निकली, कई सारे लोगों से बात की, तो कई लोग तो अवेयर हैं कि भाई एग्रीकल्चर में आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है। तो अभी भी रिमोट एरियाज़ में कई ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं है कि आप एग्रीकल्चर में करियर बना सकते हैं, एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। तो सर, उनके लिए क्या कहेंगे? जो कृषि पहले एक शायद नीरस एक विषय हुआ करता था, आज की डेट में हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया कि जो आर्या अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, जैसे आपने बोला ना कि रूरल यूथ कई लोग तो अनभिज्ञ हैं इससे कैरियर के बारे में, और जो लोग कृषि में इन्वॉल्व भी थे पहले के दशकों में, आज से 15-20 साल पहले, वो कृषि छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में जा रहे थे। तो इसके पहले इसी के संदर्भ में हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, कि अब अट्रैक्शन वो कैसे हो एग्रीकल्चर में।
तो आज की डेट में कृषि एक बहुत ही इनकम जनरेशन वाली एक्टिविटी हो सकती है, बनस्पत कि आप इसको जस्ट एक बस आपने अनाज उपजाया और बेच दिया। इससे ऊपर उठ के थोड़ा सोचने की बात है। और बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे ही हैं जो लाखों और करोड़ों रुपए इसी कृषि से कमा रहे हैं, और कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो कभी कृषि के कारण ही कभी कभी फसल भी काटते नहीं, उसमें छोड़ देते हैं क्योंकि बोलते हैं उसमें आमदनी नहीं। यहाँ पे मुझे कहना चाहूँगा उन कृषि भाइयों जो मेरे उसमें वो है, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया वो कहीं ना कहीं जो भी निकटवर्ती उनके शोध संस्थान है, केवीके है या लाइन डिपार्टमेंट है या एनजीओज हैं, उससे जुड़े। अब मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा अगर समय आप। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छे से, क्योंकि आपने उदाहरण अभी बहुत बढ़िया जो साइकिल के पहिए वाला था, तो मुझे लगा कि बहुत अच्छे उदाहरण से आप समझाएंगे। और जैसे अभी आपने, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ उसके लिए सॉरी, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि करोड़ों कमा रहे हैं, तो गाँव जंक्शन ने की एक और सीरीज हमने चलाई है करोड़पति किसान, उसमें हम उन किसानों तक पहुंचे हैं जो सफल किसान हैं, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी अर्निंग बढ़ाई है, जब आपने साथ साथ जो किसान उनके साथ जुड़े हैं उनको उनकी अर्निंग बढ़ाई है, इवन वो ट्रेन भी कर रहे हैं। और जैसे अभी हाल फिलहाल में तो कृषि मंत्री ने ये किसान कथा करके लॉन्च भी किया है, ताकि उन लोगों की कहानी भी सब तक पहुंच सके, वो इंस्पायर हो सके। तो सर आप जो उदाहरण दे रहे थे वो बताइए। पहले तो मैं इसमें बता दूं, जैसे आपने वो बताया, एक से एक हमारे भारत सरकार की तरफ से योजना चल रही है जिसको टर्म कहा गया लखपति दीदी जी, जहाँ पे हम महिलाओं को, सिर्फ युवाओं को नहीं, महिलाओं भी जो इस कृषि में इन्वॉल्व हैं उनको कैसे करें। फिर दूसरा, आप ही ने अभी जैसे बताया कि आप लोग ने कुछ किसान भाइयों से मिले जिन्होंने करोड़पति भाई लोग हैं वो, तो उन्होंने भी तो वो पैसा जो कमाया है कृषि के क्षेत्र से ही कमाया है। तो खासकर वो किसान जो अभी इससे अवगत नहीं है, वो सबसे बढ़िया पहले उन किसानों को देखें, गांव जंक्शन के उन वीडियोस को उनको देखें। हमारे यहाँ से जैसे पूसा समाचार एक निकल रहा है, उसमें भी हम लोग इनोवेटिव फार्मर्स हम लोग जो हैं उनको बुलाते हैं, उनकी मीट करते हैं, उनसे जाने और देखिए उन्होंने क्या किया। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण जो आपको मैं देने वाला था, आप कभी कभी देखिएगा किसी सीजन में टमाटर को खेत में ही छोड़ देते हैं या सड़कों पर फेंक देते हैं। कभी कभी वही टमाटर देखिएगा कि 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो भी बिकता है। अगर थोड़ा सा वैरायटी को, अगर किसान उसमें थोड़ी सी वैरायटी, भी एक टेक्नोलॉजी है कि अर्ली सोइंग वैरायटी की लेट सोइंग वैरायटी, उस वैरायटी को मौसम के अनुसार अगर थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट करें तो देखिए वही टमाटर जो किसान को कभी घाटा देता है, कभी भयंकर मुनाफा देता है, वो हो सकता है। ये किसान भाई कहाँ से सीखेंगे? इसके लिए किसान भाई को, चाहे आप जो यहाँ नहीं आ सकते या शोध संस्थानों तक नहीं जा सकते, कम से कम मोबाइल तो आज एक ऐसी चीज़ है, रिमोट एरिया है, कहीं भी है, हर जगह है, तो वो उसमें गांव जंक्शन, पूसा समाचार, इस तरह के समाचारों को ज़रूर देखेंगे तो मेरे को लगता है कि कृषि में शायद उनको और इंटरेस्ट होगा। और भी कई चीज़ें हैं जिससे वो कमा सकते हैं। अगर किसान सिर्फ गेहूँ लेके बेचना जाएगा तो शायद उसको वो मूल्य ना मिले, लेकिन गेहूं में ही जरा सा मूल्य संवर्धन कर दे, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन, अगर वो एक एफबीओ बना लेता है और उससे गेहूं से सिर्फ आटा बना लेता है, आटा बना के एक ब्रांडिंग करता है और उसमें एक अपना ब्रांडिंग करके कॉपीराइट लेके उसको अगर बेचेगा तो देख लीजिए गेहूं किस दाम पे बिकता है और आटा किस दाम पे बिकता है। अभी किसान भाई को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, एक कदम भी बाकी शोध संस्थानों से या बाकी किसी से जुड़ना पड़ेगा कि क्या चल रहा है और किस तरह से वो और इसको कमा सकते हैं। और सरकार इसकी तरफ, हमारी सरकार है, कृषि मंत्रालय है, इसमें पूरा इस पर पहल कर रहा है। तो जब मैं आपका इंटरव्यू लेने आ रही थी उससे पहले मैंने थोड़ा सा आपके बारे में भी स्टडी किया, तो आपका स्पेशलाइजेशन क्लाइमेट चेंज में भी है। अभी जो आपने टमाटर का उदाहरण दिया वो बहुत बेहतरीन है कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के अगर फार्मिंग की जाएगी तो फार्मर्स के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगर मैं, अभी मॉनसून सीज़न चल रहा है, तो इस वक्त अगर आप कोई गाइडलाइंस किसानों को देना चाहें तो? मैडम देखिए, कोई भी सीजन चले जी, चाहे पहाड़ हो, मैदान हो, बारिश का एरिया हो, एक हमारे यहाँ को समय मिले तो अपने किसानों को, गांव जंक्शन के किसानों को भी लाइए। तो हमारे एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जहाँ पे आप पूरे क्लाइमेट को कंट्रोल करके कर सकती है, खासकर जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है या सीड प्रोडक्शन वेजिटेबल में कर रहे हैं या टमाटर या इस तरह के जो क्रॉप्स है, अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में वो करेंगे तो उनको उसी का देखिएगा, वो किसी थोड़ा सा समय से उनकी फसल भी बचेगी, उनके पास बार्गेनिंग पावर भी रहेगी और उसका उससे ज़्यादा अच्छा वो कमा सकते हैं। तो कभी वो यहाँ पे आके घूम सकते हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है हमारे संस्थान में।
करियर की बात की थी मैंने एग्रीकल्चर जी, में, जी। तो कई सारे युवा हैं, जैसे गांव जंक्शन की मैं बात कर रही हूँ, तो हमने कुछ ऐसे छात्र छात्राओं से बात की थी हाल फिलहाल में। उसमें से एक बच्ची मुझे बहुत अच्छे से याद है, सब अलग अलग बच्चे बोल रहे थे कि मुझे आईएएस बनना है, किसी को टीचर बनना था, किसी को डॉक्टर बनना था। उसमें से एक लड़की थी, 9th क्लास में आईएएस पढ़ती थी, उसने बोला कि मुझे एग्रीकल्चर में मतलब अधिकारी बनना है, मतलब कोई। तो ऐसे कई बच्चे होंगे जो सोच रहे हों, लेकिन उनको उसकी जानकारी नहीं कि कैसे आप एग्रीकल्चर में अधिकारी बन सकते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स। जरूर जरूर मैम, ये तो मेरा एक बड़ा पसंदीदा विषय है और बच्चों से हम लोग यहाँ पे डेली यूजी पीजी पीएचडी के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज की डेट में मुझको लगता है कृषि को अपना एक कृषि में अपना अवसर ढूंढना बहुत ही अच्छा, और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि कृषि इतना बड़ा है कि हमारे देखिएगा एक लगभग 50 या से 60% आबादी जो कृषि में ही इन्वॉल्व है। तो जहाँ 50 से 60% आबादी कृषि उत्पादन, उत्पादकता, मूल्य संवर्धन, बाकी सब चीज़ों में अगर वो जहाँ पे इन्वॉल्व है, तो देख सोचिए आप उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अब उसके लिए क्या क्या अवसर है। सबसे पहले तो उसके लिए आपको 4 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम करना है, जिसको हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर कहते हैं। अगर आपने ये 4 वर्ष का बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया, तो उसके बाद देखिए आपके कई कैरियर एवेन्यूज़ होते हैं। या तो आप एमएससी के लिए जाइए, या आप हमारी जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर या और डिपार्टमेंट में ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स ये सब बनते हैं। या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं, या एमबीए की तरफ अगर उनको और प्राइवेट में उच्च पद चाहिए तो वो एमबीए भी कर सकते हैं। या वो अपना बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद खुद सोचते हैं मैं रोजगार लूँ नहीं रोजगार दूँ, तो रोजगार सृजन के लिए वो कोई स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आज की देखिएगा एग्रीकल्चर तो ऐसी संभावनाओं भरा क्षेत्र है कि आईआईटी के ग्रेजुएट भी आईआईटी से बीटेक करने के बाद एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने सबके सामने उदाहरण पेश किया है। बहुत सक्सेसफुल एनजीओज आईआईटी ग्रेजुएट्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सर मुझे लगता है कि कई सारे बच्चों को जिनको कन्फ्यूजन था या जो अनभिज्ञ थे, आपकी इस बात से बहुत हेल्पफुल रही होगी उनके लिए। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी, पहले आखिरी नहीं बोलूँगी, एक तो यही कि एक्सटेंशन में अभी इस वक्त कोई जैसे कई सारे शोध होते हैं, अगर आप रिवील करना चाहें कि जिस प्रोजेक्ट पे, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम चल रहा हो जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। जी जी मैम, जरूर। अभी हम लोग के संभाग में 3 परियोजनाएं चल रही हैं मैम। एक परियोजनाएं तो चल रही हैं, पहले जो होता था कि कृषि होते थे, कृषि अलग हो गया, और हेल्थ, स्वास्थ्य, ये मेडिकल डिपार्टमेंट काम हो गया। हेल्थ में भी न्यूट्रिशन पॉइंट, न्यूट्रिशन के लिए अलग अलग न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो आज भी हैं, जो लोग जाते हैं उनसे सलाहें लेते हैं, ये लेते हैं। लेकिन हम मूलभूत पे नहीं ध्यान, जो समस्या उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हेल्थ में अगर कुछ खराबी हुई तो आप डॉक्टर के पास जाइए। हेल्थ खराब ही ना हो इसके लिए क्या करिए, इसके लिए आपको उचित पोषण लेना पड़ेगा। उचित पोषण लेने के लिए आपको उचित भोजन की जानकारी होनी चाहिए। उचित भोजन को जानकारी के लिए आपको उचित फसल उगाना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन, आईसीआर और आईसीएमआर ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, और इस तरह की परियोजनाएं कई जगह चल रही हैं। हमारे आदरणीय स्वर्गीय स्वामीनाथन साहब के जो उनका ट्रस्ट है वो भी इस पे काम कर रहा है, हमारा विभाग भी इस पे काम कर रहा है, और भी कई लोग काम कर रहे हैं कि कृषि और पोषण कैसे एक दूसरे से संबंधित है। फिर दूसरी एक परियोजना है हमारे यहाँ चल रही है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब कृषि का जो आप कर रहे हैं, इस कृषि में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, इसको एक व्यवसाय के रूप में बना के। इसमें हमारे यहाँ से कई एफपीओज भी स्टेब्लिश किए गए हैं, एसएचजीज भी बनाए गए हैं। तीसरा हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है कि गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्पैक्ट असेसमेंट, और ये इसमें क्या सुधार हो सकता है। तो जैसे आपने अभी देखा किसान सम्मान निधि योजना, किसान फसल बीमा योजना, इसके बारे में सेकेंडरी डाटा तो है ही है, लेकिन हम लोग प्राइमरी डाटा डायरेक्ट फार्मर्स के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको ये जो योजनाएं सरकार चला रही हैं इसमें आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या परेशानियां आ रही हैं इसके पंजीकरण में, और वो जो भी सलाह देते हैं वो है हम अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से भारत सरकार के प्रेषित करते हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि हेल्थ और जो आपकी कृषि है मिल के काम कर रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक आखिरी सवाल आपसे सर,
जैसे भारत कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें भारत में कृषि की और विदेशों में कृषि की, तो वो वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं? डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री आज भी हम लोग हमारी सरकार बहुत अथक प्रयास कर रही है और आने वाले दिनों में शायद 10-15 सालों में हम भी डेवलप कंट्री के कतार में आ जाएंगे। देखिए आज हमारी और उनकी तकनीकी में क्या फ़र्क है। उदाहरण के लिए मैं इजराइल की तकनीक आपको बताना चाहता हूँ। इजराइल की जो भी तकनीकें देखिएगा उनकी पूरी कृषि तकनीक आधारित कृषि है, और आज हमारी जो है थोड़ी जलवायु आधारित कृषि है। कारण क्योंकि हमारी जो वहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल 60% जो कृषकगण हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। इसका मतलब कि जोत का रकबा जो उनका है उतना ज़्यादा नहीं। बाकी जो लार्ज फार्मर्स हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में है वहाँ तकनीकें जा रही हैं। लेकिन अब हमारी सरकार ने और पहल किया है कि जो छोटे किसान हैं उनके लिए भी कस्टम हायरिंग सेंटर रखा है, और तकनीकों पे हम पूरा जोर दे रहे हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन दीदी का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। यहीं पूसा प्रांगण में उनको प्रशिक्षण दिया गया था और हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन दीदियों को भेजा गया था। अब ड्रोन आधारित प्रिसिशन फार्मिंग आधारित कि किसान भाई बैठे बैठे वहाँ से अपना वो देख लें तो कि उनके खेत में कहाँ पे कीट पतंग लग रहा है, उनके सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट, सॉइल हेल्थ कार्ड अब हम लोग धीरे धीरे सब किसानों को दे रहे हैं, और उस सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से वो अपनी फर्टिलाइजर के रिकमेंडेशंस करें। अभी भी थोड़ा बहुत जो अवरोध आ रहा है इसमें मुझको लगता है उसमें किसान की साक्षरता, किसान का लिटरेसी लेवल हमको उस पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि कृषि को आप लेके चलिएगा तो सिर्फ कृषि की नज़र से ही इसको नहीं देखिएगा, आप हर नज़र से जब उसको देखिएगा तभी कृषक शायद हमको लगता है उतना सक्षम हो पाएगा कि सारी तकनीकों को वो अपना पाए। किसान जब तक उसको देखेगा नहीं, सीखेगा नहीं, तब तक उसको अपनाएगा नहीं। और हमारे यहाँ जनसंख्या थोड़ी जो हमारी ताकत भी है वो कहीं कहीं थोड़ा सा लिमिटेशन भी हो जाता है, और उनका रकबा और उनका शिक्षा पे अगर हम ध्यान दें, इसलिए आजकल सरकार हमें शिक्षा पे ध्यान भी दे रही है, नई शिक्षा नीति लाई गई है। गांव का जब छोटा छोटा बच्चा पढ़ेगा तब तकनीक को समझेगा और उसको वहाँ इम्प्लीमेंट कर सकता है, जो मेरी नज़र में। अगर सर अगर अन्य देशों की मैं बात करूं, हमेशा सीखते रहना चाहिए, तो मैं यही सवाल पूछूंगी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमको, जैसे अमेरिका हो गया, या अगर मैं यूके की बात कर लूँ, इजराइल का भी आपने जिक्र किया, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कृषि के क्षेत्र में हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है? मैम इजराइल में जैसे आपको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में चली जाइए, इरीगेशन में चले जाइए। हमारे यहाँ क्या है, फ्लडेड इरीगेशन है, मतलब कि पूरे खेत में पानी छोड़ दिया वो पानी जा रहा है, तो पानी का वो तो हम लोग लॉस कर रहे हैं वहाँ पे। फिर दूसरी एग्जांपल फर्टिलाइज़र, हमारे किसान भाई यूरिया है तो यूरिया क्या है, बहुत आई कैचिंग होता है। यूरिया जहाँ दो ज़्यादा छिड़क दो तो फसल तेज़ी से बढ़ती है, तो उसमें हरापन आ जाता है, तो किसान को अच्छा लगता है। लेकिन दूसरे देशों में स्ट्रिक्टली ऐसा है कि उनकी सॉइल को क्या ज़रूरत है वही रिकमेंड करते हैं और वही मिलता है। अभी हमारे किसानों को पता ही नहीं है कि इस क्रॉप में हमको किस पेस्टिसाइड आपने कब छिड़का है, कब काटना चाहिए, कब, जिसके कारण कभी कभी हमारी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी जो फसलें हैं जिसमें थोड़ा दिक्कत आता है, और पेस्टिसाइड रेजिडुअल लिमिट के कारण वो हमें वो जो खेप होती है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। लेकिन बाहर के किसानों को देखिएगा, या बाहर के लाइन डिपार्टमेंट्स को देखिएगा, या बाहर के उनकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, इन सब चीज़ों का काफ़ी विशेष रूप से ख्याल रखती है। तो सर, गांव जंक्शन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। तो सुना आपने कि कैसे आप एग्रीकल्चर में अपना करियर बना सकते हैं और कैसे एग्रीकल्चर को हाईटेक कर सकते हैं, कैसे आप एग्रीकल्चर में अर्निंग बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपके अगर कोई और भी सवाल हैं तो कमेंट कर हमसे ज़रूर पूछें। गांव जंक्शन का ये दायित्व बनता है कि हम आपके सारे सवालों के जवाब ढूंढ कर आपके बीच लेके आए। फिलहाल इस इंटरव्यू में बस इतना ही। थैंक यू सर। मैं गांव जंक्शन के लिए मैं नैन्सी वाजपेयी।